नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज सोमवार का दिन है, आप सबका इंडिया चाहता है में तहे दिल से स्वागत है। नया हफ्ता है, नई खबरें हैं, लेकिन खबरों में गर्मा गर्मी वही है जो पिछले हफ्ते भी आपको देखने को मिली थी। तीनों कृषि कानून खत्म हो गए हैं, लेकिन इन कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आंदोलनकारियों का देश की राजधानी की सरहदों से बढ़कर अलग अलग राज्यों की राजधानियों तक पहुंच चुका है। इनमें मुद्दे तो 6 हैं, लेकिन सबसे अहम है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मुद्दा। तो सोचा आज यही आपको समझाया जाए। आज दर्शकों ने भी यानी आप सब ने भी सबसे ज्यादा यही जानना चाहा है कि जब कृषि कानून खत्म हो जाएंगे तो एमएसपी पर किसान अब क्यों अड़े हुए हैं, क्या होता है ये एमएसपी, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि 49% लोग इस खबर को प्रायोरिटी पर देखना चाहते हैं। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि यूपी चुनाव से पहले कहां तो अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल में एकता होने की बात चल रही थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज लगभग गुजर गया है, पर दोनों एक साथ नहीं आ पाए। क्यों, क्या कहानी है, अखिलेश क्यों हिचक रहे हैं? वहीं इंडिया तीसरी खबर के तौर पर यह भी जानना चाहता है कि पाकिस्तान को दिलाने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का कैसे आज पूरे देश ने मिलकर एक साथ अभिनंदन किया। तो जो इंडिया चाहता है उन्हीं के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, और वही खबर सबसे पहले जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट देकर पसंद किया है। तो किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी के बाद अपनी 6 मांगे प्रधानमंत्री तक तो पहुंचा दी है, लेकिन उनमें सबसे अहम मांग है एमएसपी की गारंटी, वो भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको समझाया जाए, बताया जाए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, क्यों किसान एमएसपी को लेकर एक तरीके से जिद पर अड़ गए हैं। प्रधानमंत्री झुक गए, तीनों विवादित कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आज लखनऊ में इसको लेकर पंचायत हुई, अब अगली बैठक वो लोग मुंबई में करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज नारा दे दिया, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। तो सवाल है कि आंदोलन कहां तक जाएगा? पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर आपको एमएसपी का तफसील से मतलब भी समझाते हैं। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल जाता। हमारी जीत तो हो गई, लेकिन संपूर्ण जीत नहीं हुई है। एमएसपी की गारंटी का कानून बने, वो लड़ाई है, वो अभी बाकी है। एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, यही अब संयुक्त किसान मोर्चा का नया नारा है। और इसी नारे के तहत किसान नेताओं ने सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान महापंचायत के नाम पर पहली मोर्चेबंदी लखनऊ में हुई। ऐलान दोहराया गया कि आंदोलन तभी वापस होगा जब सरकार एमएसपी गारंटी का कानून लाएगी। दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है, और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल जाता। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देश में एक नया बिगड़ बच चुका है संयुक्त किसान मोर्चे का। सरकार पहले भी एमएसपी पर फसलों की खरीद करती रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। इसीलिए किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
19 नवंबर को जब पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तब उन्होंने भरोसा दिया था कि एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन किसान किसी कमेटी के भरोसे अपनी मांग से पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि असल संकट ही भरोसे का है। एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी, उसकी शक्ल देखेंगे क्या होगी। ये हो सकता है यहाँ से वापस चले जाएं किसान, लेकिन एमएसपी की लड़ाई जब तक वो कमेटी बनेगी उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे। प्रधानमंत्री को मुकरते हुए कोई देर नहीं लगती, ये बहुत बार देख चुके हैं हम। अब सवाल ये कि जब सरकार एमएसपी के तहत फसलों की खरीद करती ही है तो उसे कानूनी रूप देने में दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि अब तक सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एमएसपी का कानून बना तो सरकार बाध्य हो जाएगी। पीडीएस के तहत जितना अनाज गरीबों को दिया जाना होता है, सरकार उसी हिसाब से किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन कानून के बाद उसे खपत से ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी, जिससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देश में अनाज भंडारण की क्षमता पहले ही कम है, एमएसपी के तहत ज्यादा खरीद होने लगी तो भंडारण व्यवस्था चरमरा जाएगी। सरकार ने अगर एमएसपी गारंटी दे दी तो एक खतरा महंगाई बढ़ने का भी है, क्योंकि अनाज महंगा हो सकता है। देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 2 करोड़ के करीब किसानों से ही एमएसपी पर उनकी फसल खरीदती है। बाकी किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर अपना अनाज बेचने पर मजबूर होते हैं। तो हम किसानों का जो क्राइसिस है वो बढ़ता गया, कर्जे के अंदर वो दबता जा रहा है। और इसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है कि गारंटेड इनकम किसान को मिले, या प्राइस हो गारंटेड हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटेड हो, तो उसके माध्यम से उसको गारंटेड इनकम मिले। जो भी व्यक्ति मार्केट में एंटर हो वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, तो इसमें सरकार पे कोई बोझ नहीं आना है, किसानों की भी भलाई होगी और किसानों को भी अच्छा रेट मिलेगा। जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो 30, 40, 50 हजार करोड़ की जो लूट हर साल किसान की कर रहे थे वो रुक जाएगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन किसानों ने संसद घेराव का ऐलान भी किया है। अगर सरकार ने एमएसपी पर जल्द फैसला नहीं लिया तो विवाद और बढ़ सकता है। सरकार झुकी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब एमएसपी को लेकर किसानों की जिद है कि वो आंदोलन तो जारी रखेंगे। इसीलिए आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय, और वो बहुत साफ है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। पूरे शो के दौरान ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, आपकी मिस्ड कॉल्स का हमको इंतजार रहेगा, और कार्यक्रम के आखिर में जरूर दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। और राय बहुत साफ है, एमएसपी जरूरी है, किसानों को भरोसा दिलाती है, किसानों को लूट खसोट और भ्रष्टाचार से बचाती है। इसीलिए मेरी राय है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटीड पेमेंट होना चाहिए किसानों को। लेकिन एमएसपी के नाम पर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे आम व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रोड जैम्स हो, चाहे वो आंदोलन की कोई भी और शक्ल क्यों ना हो। तो एमएसपी भी जरूरी है और आम आदमी को तकलीफ ना हो ये भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी के एमएसपी वाले फॉर्मूले की। स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी का जो फॉर्मूला दिया था वो C2 प्लस 50% ऑफ C2 होगा। आसान कर देता हूं, परेशान मत होइए। ये C2 क्या है समझाता हूं, सुनिए। यहां C2 का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी समग्र लागत। इसमें किसान की खुद की जमीन, उसका किराया, उसकी ब्याज राशि सबको मिलाकर जोड़ा जाता है, आकलन किया जाता है। इसको आपको एक उदाहरण के जरिए अब समझाता हूं। मान लीजिए किसी फसल के 1 क्विंटल उपज पर समग्र लागत 1000 रुपये आती है। C2 अगर 1000 रुपये आती है, ऐसे में उसका एमएसपी 1000 रुपये और उसका 50% 50% यानी 500 रुपये का जोड़ होगा। तो 1000 प्लस 500 यानी 1500 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएं। ये फॉर्मूले के बेसिस पर मैंने आपको समझाया। किसानों का दबाव है कि सरकार उनकी एमएसपी की मांग को मान ले, लेकिन सरकार की क्या दिक्कत है उसको भी आप समझिए। सरकार को अपना बजट गड़बड़ाता दिख रहा है, और वो ऐसा है कि अगर सरकार सभी फसलों को
एमएसपी पर खरीदेगी तो सालाना खर्च सरकार का 17 लाख करोड़ रुपए आएगा, जो सालाना बजट का लगभग आधा अमाउंट है। अभी तक एमएसपी से देश के 19% किसानों को ही फायदा पहुंचता है। एमएसपी में 56% कृषि के उत्पाद ही खरीदे जाते हैं। एमएसपी पर 26% फसल की ही खरीद होती है। किसानों को एमएसपी मिलना या सब्सिडी मिलना कोई हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी अपने देशों के किसानों का पूरा ख्याल रखता है। दिसंबर 2020 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत यूरोपियन यूनियन के देशों में सब्सिडी का बंटवारा होता है। मदद का 89% पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है, 89%। 2020 में अमेरिका ने 3,42,000 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी अपने देश के किसानों को दिया। चीन की बात करते हैं। चीन ने 2006 में कृषि क्षेत्र से जुड़े लगभग सारे टैक्स को खत्म कर दिया ताकि किसान पर कोई बोझ ना पड़े। ऐसे एक और छोटा और महत्वपूर्ण देश है नॉर्वे। नॉर्वे की सरकार ने अपने कृषि क्षेत्र का 60% खर्चा खुद वो उठाती है ताकि उसके देश के किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना हो। अब आपको एक बार फिर आसान शब्दों में बता देते हैं कि कौन सा देश अपने किसान को प्रतिवर्ष कितनी कितनी आर्थिक मदद भी करता है। पहले नंबर पर जो मुल्क आता है वो है कनाडा, जो हर किसान को प्रतिवर्ष 5,51,000 रुपए की आर्थिक मदद करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जो 5,39,000 रुपए की आर्थिक मदद करता है। यूरोपियन यूनियन अपने हर किसान को 79,392 रुपए की प्रतिवर्ष मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया हर साल औसतन 16,503 रुपए की आर्थिक मदद अपने अपने किसानों की करता है। लेकिन भारत में किसानों की जो आर्थिक मदद की जाती है सरकारी तौर पर, वो औसत आंकड़ा सिर्फ 3,642 रुपए है। कहाँ लाखों में बात और कहाँ सिर्फ 3,000 रुपए। आप दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो कह सकते हैं कि किसानों को एमएसपी या सब्सिडी मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खतरनाक बुराई तब आ जाती है जब किसानों के आंदोलन में विदेशी साजिश की आहट आती है। खुफिया एजेंसियों को, भारतीय खुफिया एजेंसी को ये पता चला है कि पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन को पीछे से हवा दिखाने में हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। वो खालिस्तान की साजिशों को लगातार हवा दे रहा था। कुछ तस्वीरें भी आपने इस दौरान देखी होंगी जब बीते 1 साल में आंदोलन चल रहा है। हम एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क हमारे अंदरूनी हालात में, जो हमारी किसान और हमारी सरकार के बीच में एक आंदोलन का रूप था, उसमें अपना सियासी मज़ा ढूंढ रहा था और पूरी फिजा को बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। भिंडरवाले की तरह अलगाववाद की आग में देश को जलाने की साजिश थी। ये पूरा खालिस्तानी प्रोजेक्ट है। अब मैंने कहा कि पंजाब वाले पाकिस्तान का और हमारे पाकिस्तान दोनों को उसमें सम्मिलित किया गया था वो नक्शे पे। आंदोलन के नाम पर पंजाब को आतंक की प्रयोगशाला बनाना चाहता था पाकिस्तान। ये पूरी जो ड्रोन एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो हो रहा था, जम्मू से लेकर शुरू हुआ और हर दिन हो रहा था, ये किस पर्पस के लिए, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था खालिस्तान को बनाना। खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए सरकार ने रद्द किए कृषि कानून। देश विरोधी तत्व, विशेषकर आईएसआई की कोशिश हो रही थी कि इस पूरे आंदोलन को एक धार्मिक रूप और धार्मिक जामा पहनाया जाए, और जिसमें खालिस्तानी समर्थक काफी ज्यादा सक्रिय थे। सारे सवालों को जहन में रखते हुए इस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आपका जवाब हाँ में हो।
हिंसा की इन्हीं तस्वीरों के बाद खालिस्तानी एजेंडा, ग्रेटर थनबर्ग और टूल किट जैसी साजिशों का पर्दाफाश हुआ था। आंदोलन के नाम पर खालिस्तान समर्थक विदेशों में लगातार भारत का नाम बदनाम कर रहे थे। आंदोलन जितना लंबा चलता, पाकिस्तान और आईएसआई को देश विरोधी अभियान को चलाने का और मौका मिलता। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ऐसी साजिशों से सरकार को आगाह किया था। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया ताकि खालिस्तानी साजिश को रद्द किया जा सके। इस आंदोलन की आड़ में ये दिल्ली तक पहुंच गए थे। समस्या बहुत गंभीर थी, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दौरान खालिस्तानी साजिश के जरिए पाकिस्तान पंजाब को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है। अगर चुनाव की आड़ में पाकिस्तान ने पंजाब में वैसा ही दुष्चक्र रच दिया जैसा 1980 के दशक में रचा गया था, तो डर ये भी है कि कहीं पंजाब फिर से आतंकी आग में झुलसने न लगे। जो आंदोलनकारी हैं और जो शक्तियां उनके पीछे सक्रिय हैं, उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। किसान कल्याण को पीएम मोदी अपनी सरकार को किसान समर्पित बताते रहे हैं, लेकिन आंदोलन के लंबा खिंचने के बाद उनकी छवि पर भी आ गई थी। इसलिए जानकार मानते हैं कि सरकार ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर पहले से दबाव था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो वीवीआईपी दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं, उसे लेकर भी सरकार दबाव में हो सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन का भी भारत दौरा प्रस्तावित है, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। उसी तरह G20 देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी भारत आने का न्योता दे दिया है। हालांकि बाइडेन का कोई कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन वीवीआईपी दौरों के बीच माहौल खराब न हो, इस फैसले के पीछे वो वजहें भी रही होंगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दरअसल किसानों का आंदोलन अपने एक बड़े लक्ष्य के लिए था, लेकिन इस खतरे की आहट भी आ रही थी कि पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान अपनी साजिशें रच रहा था। मार्च से अक्टूबर के बीच पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाकों में 5 संदिग्ध ड्रोन पाए गए थे। आपको याद होगा, ये खबरें एबीपी न्यूज पर चली थी। अगस्त में अमृतसर के एक गांव में ड्रोन से बारूद गिराने का शक जताया गया। जुलाई में पठानकोट में घोड़े जैसी शक्ल का एक बैलून मिला था। जबकि पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से लगातार ड्रग्स भी बरामद हुए हैं और ड्रग्स की खेप जम्मू तक में मिली है। एक तरफ ऐसी घटनाएं हुई तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में भिंडरावाले की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने लोग भी दिखाई दिए। भिंडरावाला आज भी पंजाब के लिए एक चुभता हुआ नाम है। आजादी के बाद से अलग खालिस्तान की मांग होने लगी थी। 1966 में पंजाब अलग राज्य बन गया था। 1978 में पहली बार जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहब नामक एक संकल्प पत्र जारी किया जो अलग खालिस्तान को लेकर था। लेकिन आतंक का दौर शुरू हुआ जनरल भिंडरावाला के वक्त में। 1983 में आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में ही डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में सेना ने कार्रवाई की जिसमें भिंडरावाला मारा गया। 1984 में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और माना गया कि सिखों ने बदला लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का। 1985 में एयर इंडिया के एक विमान को धमाके से उड़ाया गया। 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की हत्या कर दी गई। 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी
हत्या कर दी गई। धर्म के नाम पर कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद किया है। अब धर्म से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म के बारे में आप जरा कुछ आपको किस्सा बताते हैं। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने फिर निशाना साधा है, वो भी कुछ और तस्वीरों के जरिए कि वानखेड़े तो मुसलमान ही हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच तीखी जंग में ये नया तीर है जो नवाब मलिक ने छोड़ा है। ये तस्वीर समीर वानखेड़े की पहली शादी की है, जिसमें वो निकाहनामे पर दस्तखत कर रहे हैं। इस तस्वीर में समीर वानखेड़े के सिर पर गोल टोपी भी नजर आ रही है। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, इसे लेकर नवाब मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं। धर्म को लेकर चल रही इस लड़ाई में नवाब मलिक का जवाब वानखेड़े परिवार भी दे रहा है। नवाब मलिक ने तस्वीर जारी की तो उसका जवाब वानखेड़े परिवार ने भी तस्वीरों से दिया। इन तस्वीरों में समीर वानखेड़े पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर उनकी दूसरी शादी की है जो हिंदू रीति रिवाज से हुई। यही नहीं, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने दस्तावेज फिर से जारी किए हैं। इसमें पैन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक और बैंक के दस्तावेजों से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक शामिल है। वानखेड़े के धर्म को लेकर घमासान है तो उनके कर्म पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जो कहा है, उससे गिरफ्तारी की मंशा पर शक पैदा हो रहा है। हाईकोर्ट ने एनसीबी की थ्योरी को दरकिनार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्यन के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं है। Court order in Aryan Khan case clearly says there is no evidence. It showed it was Farjiwada. The fake case has been made by Shri Wankhede. It was the clear-cut case of kidnapping and ransom. Due to the selfie leak, the plan was totally failed. समीर वानखेड़े का समय सही नहीं चल रहा। उनका धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, उनके तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। देखना यह है कि इन आरोपों से समीर वानखेड़े पाक साफ होकर निकलते हैं या फिर आरोप लगाने वाले सच्चे साबित होते हैं। इस बीच आज बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को एक और झटका लगा है। अदालत ने नवाब मलिक के वानखेड़े पर सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक को राइट टू स्पीच है, यानी अभिव्यक्ति का अधिकार। और अब आज की इसी लीड स्टोरी, यानी आज की जो बड़ी लीड स्टोरी थी किसानों से जुड़ी हुई, एमएसपी से जुड़ी हुई, उस पर अपनी राय दोहरा देता हूं। मेरी राय ये साफ है कि एमएसपी जरूरी है, गारंटीड एमएसपी जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर जनता को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। स्क्रीन आपके नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी तक 74% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि एमएसपी भी ज़रूरी और लोगों को तकलीफ ना हो, ये भी ज़रूरी है। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल नतीजे भी आपको ज़रूर बताऊंगा। साफ है कि एमएसपी ज़रूरी है, लेकिन इसके नाम पर जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें, और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। अभी तक 74% लोग, जितने जवाब आए हैं हज़ारों की संख्या में, उनमें 74% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ऐसा बहुत कम होता है कि एंकर अपनी राय बताए और उस राय पर आपकी राय मांगे कि आप कितना मेरी राय से वाकिफ़ हैं, कितना उससे आप इत्तेफाक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी घटना की तरफ।
आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। इसी जन्मदिन का इंतजार कई शख्स कई महीनों से कर रहे थे, तो वह है मुलायम के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव। दरअसल शिवपाल को ये उम्मीद थी कि मुलायम के जन्मदिन पर उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अखिलेश ने चाचा को न वापसी का गिफ्ट दिया और क्यों नहीं दिया, आखिर क्या वजह है, आपको मेरे सहयोगी पंकज झा और अजय दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि यादव परिवार में क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। यादव चाचा तो तैयार हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया है। आने वाले समय में समझौता करेंगे। हम तो चाहते हैं। 4 महीने पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश की पार्टी में विलय की इच्छा जताई थी और अखिलेश ने भी कहा था कि चाचा का सम्मान होगा, लेकिन न अखिलेश शिवपाल की मुलाकात हुई न बात हुई। खबर निकली थी कि 22 नवंबर यानी मुलायम के जन्मदिन पर परिवार एक हो जाएगा। मुलायम का जन्मदिन तो मना, लेकिन 2 हिस्सों में बटा हुआ। भाई शिवपाल ने पुरानी परंपरा निभाते हुए सैफई में दंगल करवाया, नाच गाना करवाया, तो बेटे अखिलेश ने लखनऊ में सियासी मजमा लगाया। मुलायम भी लखनऊ में बेटे के कार्यक्रम में नजर आए और सत्ता परिवर्तन के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। मुलायम शिवपाल की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं कि परिवार एक हो, लेकिन इस बार वो इस मामले में दखल नहीं दे रहे हैं। शिवपाल अब मझधार में फंसे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी में लौटने की बेताबी वो छिपा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हमें तो वही होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सोचा कि ये दंगल ऐतिहासिक दंगल अब तो फैसला हुआ। चुनाव के ज्यादा दिन नहीं है और हमने तो हमेशा त्याग और संघर्ष के बल राजनीति की है। मैंने तो उसी दिन कैसे चलो आपकी बात मान ली, मैं तो रुक गया हूँ, बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं। सब सत्य माने फिर मान लेंगे। एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। शिवपाल सैफई से गुहार लगाते रहे, लेकिन लखनऊ में भतीजे के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके पीछे अखिलेश की ये राजनीति मानी जा रही है कि शिवपाल के साथ होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवपाल यादव गठबंधन या विलय के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जो अखिलेश को कबूल नहीं। रामगोपाल यादव अब तक ये मानते हैं कि फिरोजाबाद से उनका बेटा शिवपाल के चलते चुनाव हारा। साथ ही अखिलेश खेमे को यह भी लगता है कि शिवपाल आए तो कहीं पार्टी में एक नया असंतुष्ट गुट न बन जाए। साथ ही कहा जाता है कि अखिलेश इस बात से भी नाराज हैं कि उनकी रथ यात्रा के समय शिवपाल ने भी रथ यात्रा क्यों निकाली। ऊपर से शिवपाल की बंद मुट्ठी भी उनकी रथ यात्रा ने खोल दी। जहां अखिलेश की रथ यात्रा में हुजूम उमड़ा, वहीं शिवपाल का शो बेहद फ्लॉप रहा। इन सबके बीच शिवपाल और उनके परिवार को उम्मीद थी कि 22 नवंबर की तारीख पार्टी में उनकी वापसी की तारीख होगी। उम्मीद का दिया जलता रहा। 22 नवंबर तो आज शुरू हुआ है, अभी तो सवेरा हुआ है। शाम होते होते बड़ी खबर होते होते क्या पता खबर आ जाए, इंतजार करना चाहिए। सुबह के बाद शाम हुई और शाम के बाद रात, लेकिन जिस न्योते का इंतजार शिवपाल कर रहे थे वो नहीं आया। विरोधियों को भी अंदाजा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाचा भतीजा मिल गए तो क्या होगा? कैसे मिलेंगे? जिसको दुत्कार कर आप निकाल दिए हैं वो मिलेगा कैसे? जिसको आप मार कर मंच से निकाल दिए हैं, धक्का देकर निकाल दिए हैं, वो कैसे मिल सकता है? शिवपाल ये समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग उनका भविष्य नहीं है और अखिलेश अब चाचा को पार्टी में वापस लेने की रिस्क उठाना नहीं चाहते। लखनऊ में अजय दुबे के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम सब जानते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से बीजेपी की जीत हुई थी और समाजवादी पार्टी जो कि उस वक्त सत्ता में थी,
उसकी बहुत बुरी हार हुई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को लग रहा है कि मोमेंटम उनके पक्ष में बनता जा रहा है और धीरे धीरे कर वो ग्राउंड हासिल भी कर रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हालांकि जनता का मिजाज क्या है ये अब भी बीजेपी को सुकून दे सकता है, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ बीते 3 महीनों में अपना ओपिनियन पोल आपको दिखाया है। हम हर महीने एक ओपिनियन पोल कर रहे हैं यूपी को लेकर, 5 राज्यों को लेकर, और इस ओपिनियन पोल में इन 3 महीनों में बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट और समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता में चढ़ाव देखने को मिला है। किस अंदाज में दिखा है इसको जरा मैं आपको इन आंकड़ों के जरिए अब दिखाने की कोशिश करता हूं। सितंबर में जो पहला सर्वे किया ओपिनियन पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 259 से 267 सीटें थी। अक्टूबर के महीने में ये घटकर 241 से 249 पे आ गई और नवंबर में जो हमने 12 तारीख को किया वो 213 से 221 सीटें, यानी लगातार गिरावट है। 260 से घटकर 220, करीब 40 सीटों की गिरावट एवरेज के तौर पर आप मान सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी का ग्राफ देखिए, 109 से 117 सीटें सितंबर में थी, अक्टूबर में ये बढ़ती हैं 130 से 138 हो जाती हैं और नवंबर 12 को जो हमने सर्वे किया ये 152 से 160 पहुंच जाती हैं, यानी करीब वही 40-45 सीटें जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के ग्राफ में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को ये आंकड़े सुकून दे रहे हैं। लेकिन अगर लोकप्रियता के पैमाने पर माना जाए कि इन दोनों चेहरों में, जो कि यूपी के चुनावों में इस वक्त के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। यूपी में सीएम की पसंद कौन है, इसी सी वोटर के सर्वे के हवाले से बताता हूं। योगी आदित्यनाथ को सितंबर में 40% लोग, अक्टूबर में 41% लोग और फिर नवंबर में 41%, यानी योगी आदित्यनाथ का लोकप्रियता में चढ़ान है, बढ़ोतरी है। लेकिन अखिलेश यादव की अब लोकप्रियता देखिए, उसमें भी 4% की बढ़ोतरी है, 28 से बढ़कर 32% इन 3 महीनों में, सितंबर से नवंबर के बीच, जबकि योगी 1% बढ़े हैं, अखिलेश 4% बढ़े हैं। तो ये जो बढ़ोतरी दिख रही है समाजवादी पार्टी के ग्राफ में या अखिलेश यादव के निजी तौर पर, पसंदगी के तौर पर ग्राफ में, यही अखिलेश को भरोसा दिला रहा है कि वो अपने दम पर इन चुनावों में अच्छा कर सकते हैं। उनको फिलहाल चाचा की उतनी ज़रूरत नहीं है और डर भी मन में है कि चाचा कहीं साथ में आके लग गए, उनको मनाने के चक्कर में, उनको साथ ले जाने के चक्कर में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने में नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो आज अखिलेश यूपी का चुनावी किला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को ढोने की लगातार ढो रहे हैं, लेकिन राजनीति का ढर्रा बदल चुका है। देखिए, मुलायम से अखिलेश तक समाजवादी पार्टी की राजनीति पर हमारी ये एक बेहद खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बनाने की साजिश चली जा रही है। वो मुलायम ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 दलों के बीच की केमिस्ट्री को भी बनाया और जाति के मैथमेटिक्स को भी समझा। सियासी तौर पर देश के सबसे अहम राज्य की राजनीति में यूं ही 3 दशक तक किसी का दबदबा नहीं रहता। चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं। मुस्लिमों और यादवों का समीकरण बनाकर मुलायम ने यूपी की राजनीति में नया प्रयोग किया, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सूबे की राजनीति में कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में कारसेवकों पर गोलियां चलवाकर मुलायम मौलाना मुलायम हो गए और मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। जब जमाने होता कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, हमने मरवाए नहीं। जिन्होंने कान जो
जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की। यूपी में बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर कोई सामने आया तो वो मुलायम सिंह यादव ही थे। एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बनाने की साजिश चली जा रही है। जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो बहुमत की भावनाओं को भड़का करके हमारे देश में सत्ता हटाना चाहते हैं, बहुमत के बल पर धार्मिक उन्माद फैलाकर। अखिलेश यादव के ख्यालात मुलायम से अलग हैं। मुलायम जहां ठेठ देसी अंदाज के लिए मशहूर थे, वहीं अखिलेश नई तकनीक और अंग्रेजी के समर्थक हैं। राजनीति की बदली दिशा और दशा में अखिलेश मुलायम की तरह मुस्लिमों का खुलकर समर्थन नहीं करते, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। हालांकि बीच बीच में वो मुस्लिम वोटों में पार्टी की पैठ को टेस्ट करते रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। एक वक्त था जब अखिलेश ने डीपी यादव को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था। मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में न करने पर ऐसे अड़े कि परिवार टूट गया। लेकिन अब कादिर राणा जैसे आरोपी को भी पार्टी में लेने में उन्हें गुरेज नहीं है। अखिलेश की राजनीति मुलायम से अलग जरूर है। मुलायम की तरह वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भले ही नजर न आते हों, लेकिन 2017 की हार के बाद वो मुलायम की तरह जातियों को साधने के प्रयोग में लगे हैं। मुस्लिम यादव वाली मुलायम की राजनीति को अखिलेश ने अब मुस्लिम यादव के साथ साथ दूसरी पिछड़ा जातियों से जोड़ दिया है। देखना यह है कि मुलायम की तरह वो इस प्रयोग में कामयाब रहते हैं या राजनीति के गुणा भाग को समझने में अभी उन्हें और वक्त लगने वाला है। वैसे गठबंधन का प्रयोग अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इस बार अखिलेश ने बीजेपी के पुराने पार्टनर ओम प्रकाश राजभर को अपनी तरफ मिला लिया तो ये बीजेपी के लिए एक झटका था। बीजेपी राजभर वोट को खोना नहीं चाहती थी समुदाय के वोट बैंक के लिए, इसीलिए आज गोरखपुर में अपने बूथ कार्यकर्ता बलराम राजभर के घर जाकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खीर खाई, सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देने की कोशिश की। नड्डा के साथ सीएम योगी भी थे। सवाल है कि क्या खीर में चुनावी मिठास बीजेपी को राजभर समुदाय देगा। और अब आपसे एक खास अपील, रोज की तरह कोरोना से बचाव के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी है। एबीपी न्यूज #मास्क अप इंडिया मुहिम को काफी दिनों से जागरूकता अभियान की तरह चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए। हम इसको रोज इंडिया चाहता में इसी तरीके से दिखाते हैं। आपकी तस्वीरों को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों, मास्क पहने, सेल्फी लें, हमको भेजें और हम यहाँ पर उसको रोज की तरह दिखाएं और आपका अभिनंदन करें। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपनी राय आपके सामने दोहरा देता हूं। मेरी राय ये बहुत साफ है आज की लीड स्टोरी पर कि किसानों के लिए एमएसपी जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी राय से अगर आप सहमत हैं या नहीं है, इसके लिए आपको मिस कॉल करना है। हजारों नंबर के मिस कॉल हमारे पास आ चुके हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अभी तक 79% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि एमएसपी जरूरी, पर जनता को भी तकलीफ ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।